नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूं। आज बिहार दरोगा स्पेशल के सेट नंबर 6 के साथ। तो बिना देर किए हुए सेट को हम लोग शुरू करते हैं। जो भी मित्र चैनल पर नए आए हैं कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स ज़रूर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा में 100 प्रश्न होते हैं और 100 प्रश्नों के लिए 200 मार्क्स निर्धारित है और समय 2 घंटे का है। तो समय जाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। सिमुक निम्न राजवंशों में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसने जो कण्व वंश के सुशर्मा था, सुशर्मा जो राजा थे उसका वध किए थे और 60 BC में उनका वध करके इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो याद रखेंगे सिमुक का संबंध सातवाहन वंश से है। आगे बढ़ते हैं मित्र। दूसरे प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उदयगिरी का गुफा प्रभावती गुप्त। दूसरा दिया हुआ है मंदसौर का अभिलेख समुद्रगुप्त, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऐहोल अभिलेख भानुगुप्त, ये भी गलत है। उदयगिरी का गुफा जो है इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है और मंदसौर का अभिलेख का संबंध है नरेश यशोवर्मन से। ऐहोल का अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। तो इस प्रकार ये तीनों ही गलत है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्र तीसरे प्रश्न की तरफ। इत्सिंग जो कि चीनी यात्री थे, ये भारत में कब आया था? तो भारत में ये 7वीं शताब्दी में आया था। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा उस समय के जो समकालीन भारत था उसका इन्होंने वर्णन किया है। तंजौर के राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसको राजा राज प्रथम ने करवाया था। इससे भी हम लोग इसका क्लू ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति की जा सकती है? तो अद्वैत वेदांत जो है वो ज्ञान पर आधारित वेदांत दर्शन है, तो इसलिए किसके द्वारा मुक्ति की जा सकती है? ज्ञान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? बेताल भट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और पतंजलि। तो पतंजलि शामिल नहीं थे, ये तीनों ही लोग शामिल थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महर्षि पतंजलि, जो कि योग दर्शन के संस्थापक थे। सातवां प्रश्न है कि किस वायसराय के समय में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ? तो इसका सही उत्तर लॉर्ड रेडिंग होगा। लॉर्ड रेडिंग का कार्यकाल 1921 से लेकर के 1926 तक रहा है, 5 वर्षों का रहा है। इनके कार्यकाल में 2-3 जो घटनाएं घटी हैं उसे याद रखना जरूरी है। जैसे 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, 1922 में चौड़ी चौड़ा का कांड हुआ असहयोग आंदोलन के समय में, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते मित्र 8वें प्रश्न के तरफ। 8वां प्रश्न हमारा है, प्रमुख विद्रोह और उसके नेता या नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करना है। तो फकीर विद्रोह और दिया है मजनू शाह एवं चिराग अली। दूसरा है भील विद्रोह जो कि 1825 से 31 के बीच में हुआ था। शेवाराम। चुआरी विद्रोह जो कि 1797 से 98 में हुआ था, दुर्जन सिंह। और चेरी विद्रोह जो कि 1800 ईस्वी में हुआ था, भूषण सिंह। तो ये बिल्कुल ही जो इसको कह सकते हैं हम लोग सही क्रम में लगा हुआ है। 1, 2, 3, 4 मतलब कि इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही क्रम में इसे हम पहले से लगा हुआ है, इसको याद रखेंगे। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 9वां प्रश्न हमारा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
यह मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था। दूसरा इसका ऑप्शन है, यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था। इस व्यवस्था में किसानों का सीधा लगान लिया जाता था। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही सही है। पहला है हमारा, इसे मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया था, बिल्कुल सही है। थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, ये भी सही है। व्यवस्था में किसानों से सीधा लगान लिया जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मतलब कि ऊपर के चारों जो ऑप्शन दिया है वो चारों ही सही है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के वायसराय कब नियुक्त किया गया? तो 1943, 45, 46 इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और भारत की आज़ादी के समय इन्हें नियुक्त किया गया था। तो 1947 में इन्हें नियुक्त किया गया था, जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने मुख्य रूप से के लिए उपवास रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा विरोधी प्रदर्शन के लिए। तो आगे दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध के समाधान के लिए, संयुक्त प्रांत के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। बंगाल में अकाल पीड़ितों के लिए ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? सरकारी कामकाज का बहिष्कार सही है। सरकार का पुरस्कार लौटाना ये भी सही है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार ये भी सही है। और कौन सा इसमें से नहीं था? तो संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार को प्राप्त करना ये बिल्कुल गलत है। तो ये शामिल हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 का देखा जाए, साधारण विधेयक ये इस पर बुला सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक इस पर नहीं बुला सकते हैं। और वित्तीय विधेयक इस पर भी बुला सकते हैं। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो हैं वो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मतलब कि 1 और 3 साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक या वित्त विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। अगला प्रश्न 14वें प्रश्न, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 15वें प्रश्न में भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित था? अभी कितना है? 6 वर्ष के लिए होता है राज्यसभा के सदस्य, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो उस समय इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। 16वां, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध है? समान नागरिक संहिता का उपबंध नीति निर्देशक तत्व में है। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो कैबिनेट, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, ये तो तीनों है। क्षेत्रीय परिषद के कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा या से नहीं है? 18वां प्रश्न, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, ये तीनों है नहीं है। तो परामर्शदायी क्षेत्राधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद इनमें से तमिलनाडु राज्य में नहीं है। यहाँ
भी विधानसभा विधान परिषद है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश है। ये तीनों ही बाईकैमरल स्टेट है और तमिलनाडु यूनिकैमरल स्टेट्स है। भारत में कुल 6 बाईकैमरल स्टेट्स है जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, जिसमें अपना राज्य बिहार भी है। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न हमारा है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये तो कई बार इस पर चर्चा की जा चुकी है। अब 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में के भाषा से संबंधित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित संविधान का 36वां संविधान संशोधन है, जो कि 1975 में किया गया था। एशियाई जंगली गधा कहाँ पे पाया जाता है? तो कच्छ के रण में पाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जेनेवा में है। इसे हम लोग याद रखेंगे, ये याद करने वाला प्रश्न है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में स्थित है। 25वां प्रश्न है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सबसे कम जो तापांतर होगा वो सदाबहार जो वन बायोम होता है, इसमें सबसे तापांतर, ताप का अंतर सबसे कम होता है। अर्थात एक तरह की जलवायु पाया जाता है, एक तरह का ताप वाला पाया जाता है। आगे चलते हैं और 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है? 26वां प्रश्न। तो इसमें से क्वीटो जो शहर है, क्वेटो शहर, इसको हम लोग कहते हैं निरंतर बहने वाले झरनों का शहर। गोल्फ की गेंद का वज़न कितना होता है? तो इसे हम लोग याद रखेंगे 45.94, मतलब कि ऑप्शन ए इसको याद रखने वाला ये प्रश्न है। गोल्फ की गेंद कितने ग्राम का होता है? तो 45.94 ग्राम का होता है। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वाचस्पति का संबंध संस्कृत साहित्य से है। 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? तो गुरुजी के उपनाम से MS गोलवलकर को कहा जाता है। जब गुरुदेव की बात आएगी तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी कहा जाता था। तो ये पहला, इसका उत्तर तो हो जाएगा MS गोलवलकर, लेकिन इन तीनों के बारे में भी आप जानकारी रखेंगे। लीम और नूरा लीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? 30वें नंबर प्रश्न है। तो ये नागालैंड का लोक नृत्य है, इसके हम लोग याद रखें। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान है धनबाद में, ISM जिसको कहते हैं, ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 32वां प्रश्न हमारा है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसको IDBI कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 1964 ईस्वी में, सी हो जाएगा। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो मेघालय के नए राज्यपाल चौहान, P चौहान को बनाया गया है। फागू चौहान जो कि पहले बिहार के राज्यपाल थे। 34वें नंबर, शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? 34वां प्रश्न। तो केरल सरकार के द्वारा इसे जारी किया गया है। 35वें प्रश्न, दसलिक 4th युद्धाभ्यास जो कि 2023 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका
विषय क्या था? तो 36वें का इसका विजन था वाटर विजन एट 2047। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, वाटर विजन एट 2047। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो अमित एक बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। 38वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो वीके प्रसाद को इससे सम्मानित किया गया है। 38 के बाद अगले पृष्ठ में चलते हैं। 39वें प्रश्न। 39वें प्रश्न में है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो अनाहत सिंह सबसे कम उम्र के एथलीट थे। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रानी रामपाल, इसको हम लोग याद रखेंगे, रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार के लिए चुना गया? 41वां प्रश्न। तो लुइस कैफेरेली को इसके लिए चुना गया है। किसे कॉल बिफोर यू डिग नाम से एक ऐप जारी किया गया है? किसने ये ऐप जारी किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे ऐप जारी किया है। 43वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और 43वां प्रश्न हमारा है, किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा महोत्सव मनाया गया? तो ये इसका सही उत्तर नेपाल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का थीम क्या रहा है? तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसका विषय था। 45वां प्रश्न। NBD के नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मिस्र को इसको शामिल किया गया है। हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दी गई है? तो ये तो काफ़ी चर्चाओं में रहा है अभी। राहुल गांधी की सदस्यता हाल में ही निरस्त कर दी गई है। तो ये याद करने वाली बात नहीं है। करंट अफेयर्स अगर ये पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत इसे किया गया है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसको याद रखेंगे, 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के द्वारा इनकी सदस्यता को समाप्त किया गया है। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। 48वां प्रश्न है, डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन देशों से संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह पाइपलाइन है जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है। 49वें प्रश्न की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला खिताब किसने जीता है? तो महिला ओपन खिताब एरिना सबलेका ने जीता है। इसको याद रखेंगे, ये याद रखने वाला है, करंट अफेयर्स का है। और लॉन टेनिस से संबंधित चारों प्रतियोगिताओं को याद रखना जरूरी है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन, ये चारों के विजेता और उप विजेता महिला सिंगल और पुरुष सिंगल, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग सारे प्रश्नों में पूछा जाता है। 50वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने 19 जिले के गठन का ऐलान किया है? तो राजस्थान राज्य ने 19 नए जिलों के गठन करने का ऐलान किया है। 51वां प्रश्न, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसको याद रखेंगे, चौथा स्थान है। और पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है, दूसरा स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चीन है। पहले पर अमेरिका USA, दूसरे पर रूस है और तीसरे पर चाइना है, इसे याद रखेंगे, और चौथे स्थान पर भारत है। अब 52वें प्रश्न की तरफ तक चलते हैं। एक देश की उर्वर योजना
उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 53वां प्रश्न, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है? तो 2030 तक भारत में चलित जितने वाहन हैं उसमें से 30% वाहन इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अगर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाता है तो भारत की जो प्रदूषण की समस्या है इस पर काफ़ी हद तक रोक लगाया जा सकता है और ये धरती को सुंदर और स्वच्छ बनाने में एक बहुत ही बहुमूल्य कदम होगा। आगे बढ़ते हैं 54वें प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। अब इसके बाद चलते हम लोग 55वें प्रश्न की तरफ। तो 55वां प्रश्न हमारा है, बोला टुनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, जिसमें निर्मला सीतारमन, रोशनी नायर, किरण मजुमदार, फाल्गुनी नायर, माधवपुरी बुच और सोमा मंडल को इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वीके अलग का निधन हो गया। इनका संबंध किस चीज़ से था? तो ये बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे वाईके अलग। 58 प्रश्न, एक प्रभावी कैरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। इस पे हम लोग वीडियो भी बनाए हुए हैं। 59वां प्रश्न, सारगैसो सागर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। 60वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी, इसे याद रखेंगे। 61वें प्रश्न, निम्न क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है, एक कहाँ पे है? उष्णकटिबंधीय जो वन होता है, वन प्रदेशों में, यहाँ पे मृदा क्षरण एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है। 62वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की केवल एक राज्य में ही फैली है? सतपुड़ा, अरावली, ये दोनों तो अलग अलग कई राज्यों में, 2 राज्यों से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। सिर्फ अजंता जो श्रृंखला है वो सिर्फ एक राज्य में फैला हुआ है और इसकी फैलाव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। 63वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो देबांग तो सहायक नदी है, कामेग भी है, लोहित भी है। तो इसमें से इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं 64वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 64वां प्रश्न हमारा है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरिके बैराज जो है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, यहीं से वो निकलता है। 65वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत की सबसे अगर ज़्यादा विस्तार वाला मिट्टी कहा जाए तो वो जलोढ़ मिट्टी है। इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। जलोढ़ मिट्टी का जो प्रतिशत है वो भारत में सबसे अधिक है। सबसे अधिक क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी ही फैली हुई है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मतलब टमाटर हो जाएगा। इसमें ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? तो लुई पास्चर का रेबीज़ के टीका को खोज के लिए इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 68 प्रश्न, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो अंतिम स्रोत इसका क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस
पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक होते हैं। 69 में मर्सीलिया इसको कहा जाता है, विशिष्ट उत्तक जो होते हैं उसका नाम है मर्सीलिया। 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न, चेचक स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला वायरस के कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो 71वां का प्रश्न हो जाएगा अंडवाहिका के द्वारा अंडे के अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाया जाता है। 62वां प्रश्न, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो कि निम्न में से किसका बना होता है? 72वां प्रश्न, तो कैल्शियम तो होगा ही और पी दोनों ही मिल करके बना है से बना होता है। ये जो मैट्रिक्स होता है ये दोनों मिल करके बनता है। 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए 73वां प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? गुर्दा जो कि है, मूत्रवाहिनी भी है, मूत्रमार्ग भी है, गर्भाशय इसका भाग नहीं है, ये आसान सा है। आगे बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो धमनी है वो महाधमनी है, इसको याद रखेंगे। 75वां प्रश्न, विज्ञान की वह कौन सी शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है? तो इसको क्या कहा जाता है? इस अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है यूजेनिक्स इसको कहेंगे, जिसमें मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाया जाता है। यूजेनिक्स इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा आ गया, कोशिका की यह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? 76वां प्रश्न, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका के अवयवों के बाहर के वातावरण से अलग करता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से क्या समानता है? माने कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, आर्सेनिक, तो ये सब क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरान और आर्सेनिक, ये सब के सब जो हैं ये गैर धातु है, मतलब कि ये सब के सब क्या है? अधातु हैं, ये गैर धातु हैं, धातु की श्रेणी में नहीं आते हैं। 78 प्रश्न, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया का परिणाम का उदाहरण है? 78 प्रश्न, तो तापीय अपघटन अभिक्रिया का यह परिणाम उदाहरण है एक तरह का। आगे बढ़ते हैं 79 प्रश्न के तरफ, और फिनालेप्थिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा, मतलब कि अगर इसको सिरके में डाला जाएगा तो ये रंगहीन हो जाएगा। 80वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ हम देख रहे हैं कि मीथेन है, मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। CnH2n और CnH2n+2 CnH2n-2, तो CnH2n संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में कह रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। 81वां प्रश्न, सोने को तांबे के साथ किसके लिए मिश्रित किया जाता है? तो सोने को और अधिक कठोर बनाने के लिए इसमें तांबे को मिश्रित किया जाता है। 82वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड को बना सकती है? तो Zn बना सकती है। 83वां प्रश्न, जल संशोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल को संशोधन करने के लिए, जल को साफ करने के लिए तो एलम का प्रयोग किया जाता है जल को संशोधन करने के लिए। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित था? डाल्टन का सिद्धांत, जब हम जानते हैं कि डाल्टन का परमाणु के संबंध में सबसे बड़ा सिद्धांत है, यह रासायनिक समायोजन के आधार पर आधारित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 85वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो 85वां देखा जाए, कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता, सही है। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, और क्रोड में अंततः पारगम्यता मतलब चुंबकशीलता होती है। ये तीनों ही सही है, मतलब किसको उत्तर डी हो जाएगा। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? 86 में तो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि उल्टा समानुपाती होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जी का एसआई इकाई वही होता है जो, पहले तो समझेंगे कि जी क्या होता है। जी मतलब क्या होता है? स्मॉल जी मतलब क्या? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो यह एक तरह का त्वरण है। तो त्वरण का वही इकाई होगा जो सामान्यतः त्वरण का होता है। जी का मान सामान्यतः माना जाता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 88, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति को मापा जाता है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? मतलब उसका जोड़ क्या होगा? तो दोनों का जोड़ स्थिर हो जाएगा, क्योंकि जो वायु प्रतिरोध यहाँ पे बिल्कुल शून्य है, नगण्य है, मतलब कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की तरफ। 90वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है यह ऊंचाई के साथ बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। 91 प्रश्न है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया को कौन सी कहलाएगा? अपकेंद्रीकरण। मतलब कि पूरा इस तरह से बल होता है, ये अपकेंद्र बल, सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है इसे। 92 प्रश्न, 92वां प्रश्न, भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? भारतीय बैंक का सबसे अधिक शाखा किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में है सबसे अधिक शाखा। 93 प्रश्न, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? अगर विनिमय दर को कम कर दिया जाए, जानबूझ करके कम कर दिया जाएगा, तो उसको मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। 94वां प्रश्न, सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखा जाए, यह शून्य हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। तो 94 का ए और बी दोनों ही सही है। सीमांत उपयोगिता शून्य भी हो सकता है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 95वां प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतम और समावेशी विकास को उद्देश्य, मूल उद्देश्य के रूप में रखा गया था। आगे के जो 5 प्रश्न हैं वो गणित से संबंधित है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारे प्रश्नों को जब 10वें सेट तक हम लोग चले जाएंगे तो गणित के सारे प्रश्नों को एक साथ हल करेंगे, जिससे आपको गणित के बारे में एक संकल्पना जो
कंसेप्ट बनाने में काफ़ी सहयोगी होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें ताकि हमें आगे बढ़ने में और एक नया जोश मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, थैंक यू।